हेलो गाइस। ये है हमारा पॉलिटी क्लास 9 का चैप्टर 2। चैप्टर का नेम है कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन। अब इस चैप्टर में सबसे पहले जो इंट्रोडक्शन दिया हुआ है वो हम देखते हैं। पहले यहाँ पे दिया हुआ है एवरी कंट्री नीड्स अ सेट ऑफ बेसिक रूल्स अकॉर्डिंग टू विच इट इज़ गवर्नड। अब आपको पता है कि किसी भी कंट्री को गवर्न करने के लिए, उसको चलाने के लिए, जैसे वहाँ पे जो लेजिस्लेचर है, वहाँ पे जो एग्जीक्यूटिव अगर फंक्शन कर रहा होता है, फिर जो जुडिशियरी है, तो ये सब चीज़ फंक्शन करता है। तो वो कैसे फंक्शन करेगा, किस चीज़ के बेसिस पे फंक्शन करेगा, तो उसके लिए खास डिफाइंड रूल होना चाहिए, है ना। उस रूल को जो जिस बुक में वो मेंशन होता है, उस बुक को हम क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। तो ये चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है कि दिस रूल्स डिटरमाइंड हाउ द गवर्नमेंट इज फॉर्म्ड, हाउ डिसीजंस आर टेकन, व्हाट राइट्स सिटीजन इंजॉय। अब ये चीज़ देखो, ये सब जो बातें हैं, जैसे गवर्नमेंट कैसे फॉर्म होगी, डिसीजन कैसे लिया जाएगा, किस बेसिस पे डिसीजन लिया जाएगा, सिटीजन के पास कौन से राइट्स हैं, तो ये सारी चीज़ें कहाँ मेंशन की हुई है। दिस बेसिक रूल्स आर रिटन इन अ डॉक्यूमेंट कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन। यही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे गवर्नमेंट या फिर कंट्री जो है वो फंक्शन करेगी, कैसे कंट्री गवर्न की जाएगी, है ना। तो वो सारी चीज़ें कहाँ मेंशनड है, कॉन्स्टिट्यूशन में। कॉन्स्टिट्यूशन डिटरमाइंस द राइट ऑफ सिटीजन, सिटीजन का जो राइट्स हैं वो भी कहाँ मेंशन किया हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन में। द पावर ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का जो पावर है वो भी कहाँ मेंशन किया हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन में। हाउ द गवर्नमेंट शुड फंक्शन, तो ये सारी चीज़ें कहाँ मेंशनड है, कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन है। इंडिया हैज़ वन ऑफ द लॉन्गेस्ट एंड मोस्ट डिटेल्ड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। ये चीज़ आप ध्यान रखना कि इंडिया के पास सबसे लॉन्गेस्ट और अच्छे से डिटेल्ड वे में मेंशन किया हुआ जो डॉक्यूमेंट है, तो ये रिटन फॉर्म में है। कई कंट्री में रिटन फॉर्म में नहीं होते हैं, है ना। तो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसा है, रिटन फॉर्म में है और काफ़ी डिटेल्ड है ये चीज़, है ना। अब इसके बाद जो हमें यहाँ पे कवर करना है वो है डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन साउथ अफ्रीका। अब साउथ अफ्रीका में ना एक केस है, उसी को आप बहुत ही आराम से समझना। पहले साउथ अफ्रीका में जब अंग्रेज़ का वहाँ पे रूल था, तो वहाँ पे एक सिस्टम प्रिवेलेंट था, उसे हम बोलते हैं अपार्थेड सिस्टम। अपार्थेड सिस्टम क्या है, ये एक रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है जो अंग्रेज, जो गोरे लोग हैं, उनके द्वारा किया जाता था। किसके ऊपर, जो काले लोग होते थे, जो ब्लैक पीपल होते थे। तो अपार्थेड जो सिस्टम है, इस यहाँ पे आप देख सकते हो, साउथ अफ्रीका वाज अंडर सिस्टम कॉल्ड अपार्थेड। अब अपार्थेड में होता क्या था, आप यहाँ समझ सकते हो। अपार्थेड मीन्स रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। ये कैसा डिस्क्रिमिनेशन है, कलर के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन होता था कि जो गोरे लोग हैं वो सुपीरियर हैं और जो काले हैं वो कैसे हैं, इन्फीरियर हैं। तो ये डिस्क्रिमिनेशन उनके साथ होता था। तो इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, अपार्थेड सिस्टम। कहाँ है प्रिवेलेंट था, साउथ अफ्रीका में। अपार्थेड मीन्स रेशियल डिस्क्रिमिनेशन विच डिवाइडेड पीपल ऑन अ स्किन कलर। आप समझो कि उनके बीच में डिवीजन किस बेसिस पे था, स्किन के कलर पे, कि अगर कोई गोरा है तो वो प्रिविलेज्ड है, अगर कोई काला है तो लाइक वो अंडर प्रिविलेज्ड है ना। वाइट माइनॉरिटी, वो माइनॉरिटी थे, बेशक वो कम संग मतलब उनके नंबर्स थे, लेकिन वो फिर भी रूल कर रहे थे किसके ऊपर, ब्लैक पीपल के ऊपर, है ना। एक सेकेंड। तो ये चीज़ हमारा हो गया अपार्थेड सिस्टम। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ब्लैक पीपल वर डिनाइड। अब जब उनके ऊपर रूल कर रहे हैं वाइट लोग, गोरे लोग, तो फिर उनको सारे राइट्स नहीं मिलते थे। अब देखो कि वो उनको किस चीज़ से डिनाई किया है, किस चीज़ के लिए डिनाई किया जाता था, वोटिंग राइट्स, उनके पास वोटिंग राइट्स नहीं थे, फ्रीडम नहीं था उनको, इक्वालिटी उनको नहीं दी जाती थी। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं जो उनको नहीं मिल पा रहा था, है ना। तो इसके थ्रू होता क्या था, उनको डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ रहा था। तो ये सारी चीज़ें किसके अंदर है, अपार्थेड सिस्टम के अंदर, है ना। अब जब अपार्थेड सिस्टम है तो उसके लिए स्ट्रगल होगा, ऑब्वियस सी बात है, स्ट्रगल अगेंस्ट अपार्थेड। अब ये चीज़ समझो, ब्लैक पीपल प्रोटेस्टेड पीसफुली। आप ये चीज़ ध्यान देना यहाँ पे, ये बहुत ज़्यादा लाइक मतलब दंगा फसाद, हाँ मतलब माइनर लेवल पे वो चीज़ें होती हैं, लेकिन ये नहीं कि उसके लिए बहुत बड़ा कोई वैसा मर्डर या फिर कुछ वैसी चीज़ें नहीं हो रही थी। पीसफुली अगेंस्ट दिस डिस्क्रिमिनेशन, ये जो अपार्थेड सिस्टम में जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था उसके अगेंस्ट में, उसके खिलाफ वो क्या किया, प्रोटेस्ट स्टार्ट किए। अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस आपको याद रखना, ये एक ऑर्गेनाइजेशन था जो उस स्ट्रगल को लीड कर रहा था, है ना। अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस वाज द ऑर्गेनाइजेशन दैट लेड अ स्ट्रगल अगेंस्ट सेग्रीगेशन। तो वो जो बंटवारा था कि अमीर लोग सॉरी, जो गोरे लोग हैं वो सुपीरियर हैं और जो काले हैं वो इन्फीरियर हैं। तो इस सेग्रीगेशन के अगेंस्ट में जो स्ट्रगल को, जो मूवमेंट चल रहा था, जो प्रोटेस्ट चल रहा था, उसी को जो लीड कर रहा था जो,
तो उस ऑर्गेनाइजेशन का क्या नाम था? अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, है ना, ANC। अब इसके लीडर कौन थे? नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला वाज मेजर लीडर ऑफ दिस स्ट्रगल। तो आपको ये जो लीडर हैं, ये बहुत मतलब चर्चित लीडर हैं, तो इनका नाम आपको याद रखना है कि अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में इनफैक्ट, जो अपार्थाइड सिस्टम के अगेंस्ट में जो हम स्ट्रगल जो वहाँ पे हो रहा था पीसफुली, तो उसके लीडर कौन थे? नेल्सन मंडेला थे। ही स्पेंड 28 ईयर्स इन प्रिजन सिंस 1964। 1964 से वो 28 साल तक वो जेल में गुजार दिए, है ना। और जेल में आपको पता है कि उनको जेल में कौन इम्प्रिजनमेंट, उनके उनकी जो इम्प्रिजनमेंट जो हुई होगी, तो किसने करा होगा? ऑब्वियस सी बात है कि जो वाइट लोग हैं, जो गोरे लोग हैं, वो किए होंगे, है ना। द स्ट्रगल फाइनली सक्सीडेड इन एंडिंग अपार्थाइड। तो ये स्ट्रगल जो हुआ, तो इसका एंड क्या है, इसका एंड रिजल्ट क्या है? इसका एंड रिजल्ट यही होगा कि जो अपार्थाइड सिस्टम वहाँ पे प्रेवेलेंट था, उसका एंड हो गया, है ना। अब जब अपार्थाइड सिस्टम एंड हो गया, तो अब यहाँ देखो उसके बाद क्या होगा? न्यू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका। अब जब अपार्थाइड खत्म हो गया, सबको इक्वालिटी मिल गया, तो वहाँ पे क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा फिर, है ना। आप यहाँ पे देख सकते हो इन 1994, ये डेट्स आपको रफली याद रखना है ना। इन 1994 साउथ अफ्रीका बिकेम अ डेमोक्रेटिक कंट्री। 1994 में जब अपार्थाइड सिस्टम खत्म हो गया, फिर वहाँ पे एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बना, तो उसके बाद साउथ अफ्रीका क्या हो गया? एक डेमोक्रेटिक कंट्री बन गया, है ना। ये न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वाज मेड। अब जब नया कॉन्स्टिट्यूशन बना, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि पहले उनको वोटिंग राइट्स, फ्रीडम, इक्वालिटी, ये सारी चीज़ें उनको डिनाई की जाती थी। अब क्या है? इक्वल राइट्स उनको मिल गया, सारे लोगों को, जो काले हैं या फिर गोरे हैं, सबको इक्वल राइट्स मिल गया टू ऑल सिटीजन। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज उन सबको प्रोवाइड कर दी गई। प्रोटेक्शन टू माइनॉरिटीज़, अमीर हो गरीब हो, किसी भी रेस के हिसाब से डिस्क्रिमिनेशन, ये सारी चीज़ें बंद हो गई, तो उनको फिर प्रोटेक्शन ही मिलने लग गया, है ना। द कॉन्स्टिट्यूशन हेल्प इन बिल्डिंग ट्रस्ट एंड यूनिटी। अब जब ये कॉन्स्टिट्यूशन बना, उसके थ्रू अगर इक्वालिटी प्रमोट की जा रही है, तो क्या होगा? ट्रस्ट एक दूसरे लोगों के बीच में बनेगा, है ना। फिर उससे क्या होगा? यूनिटी भी आएगा लोगों के मतलब बीच में, है ना। तो ये सारी चीज़ें फिर न्यू कॉन्स्टिट्यूशन में उनको प्रोवाइड कर दी गई। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है वाई डू वी नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन। हमें कॉन्स्टिट्यूशन क्यों चाहिए? ए कॉन्स्टिट्यूशन इज नेसेसरी फॉर द फॉलोइंग रीजन्स। पहला इसका जो रीज़न है वो ये है, टू जनरेट ट्रस्ट एंड कोऑर्डिनेशन। अब आपको पता है, यहाँ पे मैं डिस्कस किया हूँ ऊपर में ऑलरेडी, कि अगर उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, इक्वल राइट्स मिले, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो, तो इससे क्या होगा? लोगों के बीच में ट्रस्ट बनेगा, कोऑर्डिनेशन होगा आपस में, है ना। इट क्रिएट्स ट्रस्ट बिटवीन डिफरेंट ग्रुप ऑफ सोसाइटी। अब किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा रहा है, तो एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट जनरेट, ऑब्वियस सी बात है कि मतलब वो ट्रस्ट उनके ऊपर, एक दूसरे के ऊपर बिल्ड होना शुरू हो जाएगा, है ना। तो इसका एक फ़ायदा है कॉन्स्टिट्यूशन से जो प्रोवाइड किया जाता है। इट डिफाइंस रूल्स एक्सेप्टेड बाई एवरीवन। अब आपको पता है कि कंट्री कैसे गवर्न की जाएगी, तो उसके लिए जो रूल्स है वो कहाँ मेंशन है? कॉन्स्टिट्यूशन में, है ना। तो ये सारे फ़ायदे हैं कॉन्स्टिट्यूशन के। इसका दूसरा फ़ायदा है टू स्पेसिफाई हाउ द गवर्नमेंट विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड। अब सरकार कैसे बनेगी, सरकार कैसे काम करेगी, है ना, कंट्री कैसे रूल किया जाएगा, कैसे गवर्न किया जाएगा, तो ये सारी चीज़ें कहाँ मेंशनड है? ऑब्वियसली कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशनड है ना। आप यहाँ पे देख सकते हो, इट एक्सप्लेन्स हाउ लीडर्स आर इलेक्टेड। इलेक्शन कैसे होता है, उसमें कैसे इलेक्शन के द्वारा वो रिप्रेजेंटेटिव चुन के जाते हैं वहाँ पे, है ना। तो ये सारी चीज़ें कहाँ मेंशनड है? जो भी चीज़ है कंट्री में, जो भी चीज़ें फंक्शन कर रही होती हैं, या जैसे गवर्नमेंट रूल करती है, कंट्री कैसे गवर्न की जाती है, तो सारी चीज़ें एग्जैक्टली हर चीज़ मेंशन कहाँ है? कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे संविधान में। गवर्नमेंट इज फॉर्म्ड, कैसे सरकार बनती है ना। इट सेट्स प्रोसीड्यूर फॉर गवर्नेंस। अब आपको यही चीज़ मैं बार बार रिपीटेटिव बोल रहा हूँ कि गवर्नेंस जो हो रही है कंट्री में, ये कहाँ मेंशनड है? ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशनड है ना। इसके आगे जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो रिक्वायरमेंट है वो है टू लिमिट द पावर ऑफ गवर्नमेंट। अब आपको पहले चैप्टर में एक चीज़ में एक टर्म बताया था, रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ का क्या मतलब है? कि जो गवर्नमेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से फंक्शन करेगी, ना ही कि अपना उनका मनमानी चलेगा, है ना। वहाँ पे डिक्टेटरशिप नहीं है। तो गवर्नमेंट कैसे फंक्शन करेगी, ये चीज़ें कहाँ मेंशन है? कॉन्स्टिट्यूशन में। तो जब गवर्नमेंट का फंक्शनिंग है, फिर गवर्नमेंट का जो रोल है, अगर वो मेंशनड है, तो फिर गवर्नमेंट मनमानी तो करेगा नहीं, है ना। वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ, इट प्रिवेंट्स मिसयूज ऑफ पावर। गवर्नमेंट मिसयूज ऑफ पावर ना करे, वो इस चीज़ के लिए है, उनके जो प्रोसीड्यूर है, या फिर वो कैसे फंक्शन करेंगे, वो सारी चीज़ें वहाँ पे मेंशन की गई है। गवर्नमेंट मस्ट वर्क विद इन कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट। ये सारी चीज़ें आप समझ सकते हो, है ना। इसका जो चौथा फ़ायदा है, जो फोर्थ इसका बेनिफिट है, जो फोर्थ इसकी रिक्वायरमेंट है हमारे को, टू प्रोटेक्ट फंडामेंटल राइट्स। अब आपको पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स भी दिए गए हैं हमें,
तो ये सारी चीज़ें कहाँ मेंशन है? कॉन्स्टिट्यूशन में। अब कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल 32 है, उस चीज़ में हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं उस चीज़ को वायलेट ना किया जाए, तो उसके भी प्रोविजंस बने हुए हैं, है ना। तो वही चीज़ यहाँ पे लिख रहा है कि टू प्रोटेक्ट फंडामेंटल राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी राइट्स लाइक राइट टू इक्वालिटी, ये कहाँ मेंशन है? कॉन्स्टिट्यूशन में। राइट टू फ्रीडम, ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है, हर चीज़ हर चीज़ कहाँ पे मेंशन है? कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में। सिटीजन्स कैन अप्रोच कोर्ट्स इफ़ राइट्स आर वायलेटेड, यही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपकी राइट वायलेट की जा रही है, फिर नहीं दी जा रही है गवर्नमेंट के थ्रू या फिर किसी के द्वारा, अगर उसमें इंक्रोचमेंट हो रही है आपके राइट्स में, तो आप क्या करोगे? कोर्ट जाओगे, है ना। तो ये सारी चीज़ें कहाँ मेंशन है? कॉन्स्टिट्यूशन में। अगेन एंड अगेन आपको इस चीज़ को याद रखना है। इसके आगे एक जो टॉपिक हमें आज कवर करना है वो है मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे कंट्री का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसे बनाया, उसके प्रोसीज्यूर क्या थे। पहला इसमें जो टॉपिक है वो है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। अब आपको पता है कि अंडर ब्रिटिश रूल इंडियंस वर डिनाइड इक्वालिटी। आपको पता है कि वाइट सुपरियोरिटी होती थी हमारे कंट्री में, इंडियन जो थे उनको इन्फीरियर नज़र से देखा जाता था, है ना। तो ब्रिटिश रूल में ये सारी चीज़ें थी। इंडियंस हैड नो रियल पॉलिटिकल पावर। आपको पता है कि हमारे यहाँ के जो लोग होते थे, जो इंडियन होते थे, उनके पास कोई खासा पावर होता नहीं था। मेजर पावर कहाँ होते थे? किन के हाथ में? जो अंग्रेज थे उनके हाथ में, है ना। अब जब आज़ादी मिली हमें आफ्टर इंडिपेंडेंस, इंडिया नीडेड अ कॉन्स्टिट्यूशन। अब आज़ादी के बाद इंडिया को क्या चाहिए? संविधान चाहिए, क्योंकि कैसे गवर्नमेंट या फिर कंट्री रूल की जाएगी, तो इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए होगी, है ना। आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन टू इस्टेब्लिश डेमोक्रेसी, इंश्योर जस्टिस एंड इक्वालिटी। तो ये सारी चीज़ें इंश्योर किया जाए, इसके लिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए था। एज फार बैक एज इन 1928, 1928 में मोतीलाल नेहरू एंड 8 अदर कांग्रेस लीडर्स ड्राफ्टेड अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया। आपको पता है कि 1928 में मोतीलाल नेहरू और 8 अदर जो लीडर्स थे उस टाइम के, वो सारे मिलकर क्या किए? एक कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया इंडिया के लिए, है ना। इन 1931 द रिजोल्यूशन एट कराची सेशन ऑफ आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो 1931 का जो कराची सेशन था, उसमें क्या बात की गई थी, उसमें क्या डिस्कस किया गया था? हाउ इंडिपेंडेंट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन शुड लुक लाइक, है ना। तो ये सारी चीज़ें हिस्टोरिकली, मतलब जो हमारे कंट्री में जो अप्रोच था हमारे कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के प्रति, तो ये सारी चीज़ें उसमें मेंशन कर रही थी, मतलब की गई थी, है ना। बोथ दिस डॉक्यूमेंट्स वर कमिटेड टू द इंक्लूजन ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, जो वोटिंग राइट है, ये सारी चीज़ें उस टाइम पर डिस्कस करके मेंशन की गई थी क्या क्या इंडिपेंडेंट इंडिया में दी जाएंगी लोगों को। राइट टू फ्रीडम एंड इक्वालिटी, ये सारी चीज़ प्रोवाइड की जाएंगी। एंड टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज़ इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। और आपको पता है कि आज के डेट में सारी चीज़ें प्रोवाइड की भी गई हैं इनफैक्ट, है ना। तो ये सारी चीज़ें डिस्कस की गई थी 1931 के कराची सेशन में। इसके आगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड मेनी इंस्टीट्यूशनल डिटेल एंड प्रोसीज्यूर फ्रॉम द कॉलोनियल लॉज लाइक द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। ये जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का, इंडिया के जो कॉन्स्टिट्यूशन जो भी हम फॉलो कर रहे हैं, इसके जो कई प्रोविजंस हैं, वो प्रोविजंस कहाँ से लिए गए हैं, कहाँ से कॉपी किए गए हैं? तो वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ये सब चीज़ें आपको याद रखना है यहाँ पे, है ना। तो ये सब चीज़ें थी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। अब जो नेक्स्ट उसमें है वो है द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में था क्या? द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज असेंबली ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव थे हमारे कंट्री के, उनकी एक असेंबली थी, उसे हम क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। फॉर्म्ड टू ड्राफ्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव थे उनकी एक असेंबली थी, उसे हम क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। उसकी फर्स्ट मीटिंग कब हुई थी? दिसंबर 1946। ये सारे डेट्स आपको याद रखने हैं बिल्कुल अच्छे से। प्रेसिडेंट उस असेंबली के कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चेयरमैन उस ड्राफ्टिंग कमेटी के कौन थे? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, है ना। द असेंबली अडॉप्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन 26 नवंबर 1949। जो असेंबली, जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव की जो असेंबली थी, वो असेंबली जो कॉन्स्टिट्यूशन हमें बना के मिला, है ना, तो उस चीज़ को एक्सेप्ट कब की गई? 26 नवंबर 1949। और ये इफेक्ट में कब आया? 26 जन 1950। ये सारे डेट्स आपको याद रखने हैं। टू मार्क दिस डे, ये जो 26 जनवरी का जो डेट था, जिस डेट पे कॉन्स्टिट्यूशन इफेक्ट में आया, वी सेलिब्रेट जनवरी 26 एज रिपब्लिक डे ईच ईयर। ये आपको पता है ना। अभी ये हो गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात। उसके बाद है मेकिंग प्रोसेस, कैसे बनाएगा, कितना टाइम लगा। आप यहाँ पे देख सकते हो टाइम टेकन 2 साल 11 महीने 18 दिन। तो हमारा संविधान बनने में जो टाइम पीरियड लगा था वो कितना था? 2 साल, 2 ईयर्स 11 मंथ्स एंड 18 डेज, है ना।
मेंबर्स डिस्कस्ड ईच क्लॉज इन डिटेल। अच्छे डिटेल में बातचीत करके, अच्छे डिस्कशन डिबेट करके सारी चीज़ों को एक्सेप्ट किया गया होगा, है ना। अब एक चीज़ आपको और यहाँ पे याद रखना है, आइडियाज़ वर टेकन फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ वेरियस कंट्रीज। बहुत सारे कंट्री से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम बोरो किए हैं इनफैक्ट, है ना। अब यूके से क्या लिया गया है, रूल ऑफ लॉ, बाइकैमरलिज्म आपको पता है, जो दो हाउस होते हैं, अपर हाउस लोअर हाउस। तो ये दोनों चीज़ें कहाँ से ली गई हैं, हालांकि और भी चीज़ें हैं, ये दो चीज़ें कहाँ से ली गई हैं, यूके से। यूएसए से फंडामेंटल राइट्स, वाइस प्रेसिडेंट का जो सीट है, वाइस प्रेसिडेंट का जो पोस्ट है, वो ये दो चीज़ें कहाँ से ली गई हैं, यूएसए से। फ्रांस से आपको पता है कि प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, ये जो चीज़ें हैं ये कहाँ से बोरो की गई हैं, फ्रांस से, है ना। साउथ अफ्रीका से क्या ली गई है, अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन का जो अमेंडमेंट होगा उसमें जो सुधार की जाएगी, है ना। तो इसका आइडिया कहाँ से लिया गया है, साउथ अफ्रीका से। अब आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कौन से आर्टिकल में दिया हुआ है, आर्टिकल 368, है ना। यहाँ पे इस इमेज में आप देख सकते हो कि मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो टाइमलाइन है, आप यहाँ पे सब चीज़ें बहुत ही शॉर्टली आप याद कर सकते हो। तो ये टॉपिक आज का हमारा कवर हो चुका है। तो आगे का जो टॉपिक है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो थैंक यू सो मच, डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियोस एज वेल।